हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस, स्वागत है आपका लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ने जा रहे हैं 29 अक्टूबर करंट अफेयर्स। बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है गाइस, इनको आप डेली बेसिस कवर करते रहिएगा। कोई भी आपका डाउट आता है, कोई भी आपका फीडबैक है, सेशन है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताइएगा। गाइस, बताना चाहूँगा कि एफआरओ मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप सी के एग्जाम के लिए उत्तराखंड में जितनी भी ग्रुप सी की वैकेंसी निकली हुई है, चाहे वो पटवारी लेखपाल का एग्जाम हो, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हो, बंदी रक्षक का एग्जाम हो, सबके लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आरओ सचिवालय का फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसको बैच को ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। प्राइम बैच चल रहा है, इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट बैच है। सभी कंटेंट यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है, फुल गाइडेंस यहाँ प्रोवाइड की जा रही है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ को आप ले सकते हैं, और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस जो पेड ग्रुप चल रहा है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेज में एनरोल करने के लिए 7665804421 में आप कॉल कर सकते हैं और एनरोल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले GS2 से न्यूज़ आ रही है, गवर्नेंस के ऊपर न्यूज़ है कि 69% घरों जो हैं PMAY के अंदर, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण भारत में, वो महिलाओं के द्वारा ओन किए गए हैं। यानी कि वो मकान जो बने हैं महिलाओं के नाम पर वो लिए गए हैं। तो 69% जो घर हैं जो कंस्ट्रक्ट किए गए हैं प्रधानमंत्री की स्पेशल हाउसिंग स्कीम के तहत, या तो वो पूरे के पूरे या जॉइंटली महिलाओं के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में, जितने भी रूरल एरियाज़ हैं, ग्रामीण एरियाज़ में, सभी जगहों पे 69% घर जो बने हैं वो महिलाओं के नाम पे बने हैं, जो कि अपने आप में एक विमेन एम्पावरमेंट की, महिला सशक्तिकरण की एक, आप कह सकते हैं कि पहली मिसाल है। अकॉर्डिंग टू द डेटा शेयर्ड बाय द गवर्नमेंट 29 सितंबर 2020 के हिसाब से अगर हम देखें, तो अ टोटल ऑफ 2 करोड़ हाउसेस, 2 करोड़ घर बने हैं आउट ऑफ द 2.46 करोड़ हाउसेस दैट वर सैंक्शन। तो 2.46 करोड़ घर सैंक्शन किए गए थे सरकार के द्वारा, जिसमें से 2 करोड़ घर बनकर तैयार हो गए हैं। इन 2 करोड़ घरों में से 69%, लगभग 70% आप मान लें कि 70% घर जो है वो या तो पार्टली या कंप्लीटली महिलाओं के द्वारा ओन किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो क्षेत्रों में चलाई गई थी, वो 2016 में चलाई थी प्रधानमंत्री द्वारा, और इसका एम था कि करीब करीब 3 करोड़ घर, यानी कि 2.95 करोड़ घर बनाने हैं। जो महिला और बाल विकास मंत्रालय है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, उसका कहना ये है कि गवर्नमेंट्स एंडीवर टू इंश्योर विमेन गेट अ फेयर शेयर ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स अंडर द नारी शक्ति इनिशिएटिव। तो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, महिला और बाल विकास मंत्रालय का कहना ये है कि सरकार इस तरह से काम कर रही है कि नारी शक्ति इनिशिएटिव के तहत, जो हमने एक इनिशिएटिव लिया है, इसके तहत महिलाओं को सरकारी स्कीम्स का, सरकारी जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं उनके लिए, उसका फ़ायदा मिल सके। द आइडिया बिहाइंड द इनिशिएटिव इज़ टू हैव विमेन लेड डेवलपमेंट इंस्टेड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ विमेन। यानी कि हम विमेन लेड डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, यानी कि हम ऐसा डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं जो महिलाओं के साथ हो, महिलाएं उसमें आगे बढ़कर करें। ऐसा ना हो कि हम महिलाओं का विकास करें। महिलाओं का विकास नहीं करना है, कि महिला विकास को आगे लेके चले, इस तरह से काम करना है। तो विमेन लेड डेवलपमेंट हमें करना है, ना कि डेवलपमेंट ऑफ विमेन। यानी कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास होना चाहिए, ना कि हमें महिलाओं का विकास करना है। अनदर इनिशिएटिव विच हैज़ हेल्प्ड सेफगार्ड द हेल्थ ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन वाज इंश्योरिंग सप्लाई ऑफ क्लीन कुकिंग फ्यूल। तो अब देखिए, प्रधानमंत्री का कहना यह है कि हमने क्लीन कुकिंग फ्यूल भी दिया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत हमने जो सब्सिडीज़ हैं वो ख़त्म कर दी हैं, और जो महिलाएं हैं उनको फ्री में सिलेंडर बांटे हैं। 9.4 करोड़ LPG कनेक्शंस रिलीज़ किए गए हैं उज्ज्वला योजना के तहत। दिस स्कीम ऑल्सो रिसीव्ड ग्लोबल रिकग्निशन। इस स्कीम को पूरे विश्व से रिकग्निशन भी मिला है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी से भी मिला है, कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था भारत सरकार का पर्यावरण के प्रति और महिलाओं की हेल्थ के प्रति।
एक और स्कीम जिसने महिलाओं की बहुत हेल्प करी है वो है स्वच्छ भारत मिशन, जिसके तहत 11.5 करोड़ टॉयलेट्स बनाए गए हैं। 11.5 करोड़ टॉयलेट बनाए गए हैं। देखिए करोड़ हैं यहाँ पे, लाख वाख नहीं है, करोड़ हैं। इतने करोड़ टॉयलेट्स बनाए गए हैं जिसके वजह से महिलाओं का बहुत ज़्यादा सेफ हो गया है अब जो नेचर्स कॉल होती है उसको अटेंड करना। पहले नहीं तो उनको बाहर खेतों में जंगलों में जाना पड़ता था, जिसकी वजह से उनके ऊपर जंगली जानवरों का अटैक होता था, वो घबराती थी, रात में अंधेरे में जाना पड़ता था, सुबह दिन में नहीं जा सकते थे, तो कई सारी दिक्कतें थी। तो अब वो ग्रामीण क्षेत्रों में बनाई है 11.5 करोड़ और शहरी क्षेत्रों में बने हैं 70 लाख। तो वर बिल्ट इन दी अर्बन एरियाज। नेक्स्ट आता है ऑल इंडिया रेडियो टू ईयर लॉन्ग वोटर अवेयरनेस कैंपेन, यानी कि इलेक्शन कमीशन ने काम करवाया है ऑल इंडिया रेडियो से, AIR से, कि आप साल भर के लिए जो वोटर अवेयरनेस कैंपेन है, यानी कि जो वोटर्स को अवेयरनेस मिलती है जिससे, ऐसा एक कैंपेन आप चलाएं। तो इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया एक ईयर लॉन्ग वोटर अवेयरनेस सीरीज़ ऑल इंडिया रेडियो के साथ। इसमें 52 एपिसोड्स आएंगे, 15 मिनट की हैं, और इस टाइम पे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कौन है, वो राजीव कुमार हैं। नेक्स्ट आता है तेलंगाना के CM ने नई पार्टी लॉन्च करी है और कहा जा रहा है कि अब वो राष्ट्रीय पॉलिटिक्स, नेशनल पॉलिटिक्स में आएंगे, यानी कि अपने राज्य से ऊपर उठकर आएंगे। तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव, जिनकी वहाँ पे जो उनकी पार्टी है जिसका नाम TRS है, यानी कि तेलंगाना राष्ट्र समिति, उसका नाम चेंज करके अब उसको कर दिया गया है भारत राष्ट्र समिति, यानी कि वो भारत के स्तर पे, पूरे देश के स्तर पे लाई जा रही है। और कहा जा रहा है, ऐसी कवायद लगाई जा रही है कि अब वो नेशनल पॉलिटिक्स में, यानी कि जो राष्ट्रीय पॉलिटिक्स है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए भी वो अब अपना जो दावा है उसको मजबूत कर सकते हैं। या पहले MP बनेंगे, उसके बाद फिर अगर उनके पास इतने MPs हो जाएंगे उनके फेवर में, तो वो प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। नेक्स्ट आता है, जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है दिल्ली के क्षेत्रों के आसपास, वैसे वैसे पोल्यूशन का लेवल भी बढ़ता जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक GRAP बनाया था, यानी कि ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, जो कि लॉन्च करना होता है जिस टाइम पे दिल्ली के इर्द गिर्द पोल्यूशन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब सवाल ये बनता है कि ये GRAP क्या है और क्या क्या हमें कदम उठाने चाहिए, दिल्ली को या NCR के क्षेत्रों को कौन से कदम उठाने चाहिए जिस टाइम पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो GRAP यानी कि ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान अपने आप में एक इमरजेंसी मेजर है, यानी कि इमरजेंसी में, आपातकाल स्थिति में हम इसको अपनाते हैं, दैट किक इन टू प्रिवेंट फर्दर डेटियोरेशन ऑफ एयर क्वालिटी वंस इट रीचेज अ सर्टेन थ्रेशोल्ड, यानी कि एक बार जब एयर क्वालिटी घट के बहुत निम्न स्तर पर पहुंच जाती है तो फर्दर उससे आगे वो और निम्न स्तर पर ना जाए और इससे आगे ना गिरे, तो हम एक GRAP को लॉन्च कर देते हैं। स्टेज 1 जो है GRAP का, वो एक्टिवेट हो जाता है जब एयर क्वालिटी इंडेक्स पुअर कैटेगरी में पहुंच जाता है, यानी कि 201 से लेकर 300 तक आ जाता है। तो AQI की जो दिल्ली में स्थिति थी वो 2011 थी, तो उसको लॉन्च कर दिया गया। फिर सेकंड स्टेजेस, थर्ड और फोर्थ स्टेजेस जो है विल बी एक्टिवेटेड 3 days अहेड ऑफ द AQI रीचिंग द वेरी पुअर कैटेगरी। तो सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज तब होगी जब, जैसे सेकंड स्टेज तब हो जाएगी 3 दिन पहले जब वेरी पुअर कैटेगरी से, फिर थर्ड स्टेज सीवियर कैटेगरी से, और फोर्थ स्टेज सीवियर प्लस कैटेगरी में, जो कि 450 से ऊपर होता है। फॉर दिस द CAQM यानी कि सेंट्रल एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो है, वो एयर क्वालिटी और मेट्रोलॉजिकल फोरकास्ट, यानी कि जो मेट्रोलॉजिकल जो फोरकास्ट होते हैं कौन करता है, IITM पुणे करता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। ये पूछा सकता है आपसे कि ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे, तो ये पुणे में है, ये ध्यान रखिएगा। और IMD इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो IITM और IMD मिलके जो बताते हैं उसी की चीज़ों पे ये विश्वास करते हैं। तो GRAP इस साल में अलग कैसे, अगर हम देखें तो CAQM जो है, सेंट्रल एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, रिवाइज्ड दी ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान अर्लियर दिस ईयर, तो इस साल उसको रिवाइज कर दिया गया है। GRAP को सबसे पहले जनवरी 2017 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे। दिस वाज बेस्ड ऑन अ प्लान दैट वाज सबमिटेड बाय द CPCB इन नवंबर 2016। तो नवंबर 2016 में CPCB ने, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी, इस प्लान को सबमिट किया था। नोटिफिकेशन के अनुसार अगर हम देखें, जो टास्क है GRAP को इम्प्लीमेंट करने का, वो किसके ऊपर रहेगा, अब EPCA के ऊपर रहेगा, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, EPCA के ऊपर रहेगा NCR के लिए। और 2021 के बाद से GRAP इम्प्लीमेंट कर रहा है कौन, CAQM, यानी कि सेंट्रल एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। जो ओल्डर वर्जन है GRAP का, वो एनफोर्स था ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PM 2.5 एंड PM 10, यानी कि GRAP तभी आता था या सिर्फ मॉनिटर किसको करता था, PM 2.5 के पार्टिकल्स को और PM 10 पार्टिकल्स को। इस साल की अगर हम बात करें तो GRAP इज बीइंग एनफोर्स्ड
based on the air quality index, which takes other pollutants also into account, such as ozone, sulfur dioxide और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। नेक्स्ट आता है युंकिंग टैंग को शस्त्र रामानुजन प्राइज मिला है 2022 का उनकी कंट्रीब्यूशन के लिए, जो उन्होंने गणित में, मैथ्स के अंदर उन्होंने अपना योगदान दिया है। तो शस्त्र या शास्त्र रामानुजन प्राइज जो है 2022 का, वो अवार्ड किया गया है युंकिंग टैंग को। ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया यूएसए में। ये जो अवार्ड है इसको इंस्टीट्यूट किया गया था बाय शनमुगा आर्ट्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च अकेडमी 2005 में। इसमें कैश प्राइज मिलता है $10,000 का, और ये हर साल सालाना दिया जाता है उन इंडिविजुअल्स को जिन्होंने मैथ्स की दुनिया में 32 साल से कम उम्र होने के बाद, कि उनकी उम्र 32 साल से कम होनी चाहिए और उन्होंने मैथ्स की दुनिया में कुछ बहुत ही शानदार काम किया हो, और जो इन्फ्लुएंस्ड है किससे, ये श्रीनिवास रामानुजन से। द प्राइज विल बी अवॉर्डेड एट द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी पे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो 20 से 22 दिसंबर के बीच में वहाँ पर ये शस्त्र यूनिवर्सिटी में ये अवार्ड दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी से भी न्यूज़ है, गवर्नेंस से भी न्यूज़ है, और अगर हम देखें तो ज्योग्राफी से भी न्यूज़ है। न्यूज़ कह रही है कि मनरेगा स्कीम है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में जो एम्प्लॉयमेंट की, रोजगार की गारंटी योजना है, उसके फंड को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। अब की जो राज्यों में जो डेजर्टिफिकेशन होता जा रहा है, यानी कि जो रेगिस्तान फैलता जा रहा है, ज़मीन ख़राब होती जा रही है, रेगिस्तान में तब्दील होती जा रही है, उस ट्रेंड को उल्टा कर सकें, उस ट्रेंड को रिवर्स कर सकें, तो उसके लिए मनरेगा के फंड की बात की जा रही है। विथ लिमिटेड फंड्स टू डील विद द गारगेंटुआन टास्क। गारगेंटुआन का मतलब होता है जो बहुत बड़ा टास्क होता है, बहुत बड़ी अमाउंट में जो टास्क होता है, बहुत बड़ी मात्रा में कोई टास्क है, ऑफ रीस्टोरिंग डिग्रेडेड लैंड एंड रिवर्सिंग डेजर्टिफिकेशन इन द कंट्री। द गवर्नमेंट इज नाउ प्लानिंग टू ब्रिंग कन्वर्जेंस बिटवीन द मनरेगा एंड द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो क्योंकि फंड्स लिमिटेड हैं, तो अब ये कहा जा रहा है कि गारगेंटुआन टास्क होने के बावजूद कि मनरेगा स्कीम के पैसे को इस्तेमाल करना चाहिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के साथ, जिससे कि हम क्या कर सकें, इस पैसे का इस्तेमाल कर सकें डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए। अकॉर्डिंग टू डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस, ये एक एटलस बनाई गई थी जिसको इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने 2021 में लॉन्च किया था। उनका कहना ये है कि भारत का जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है, भारत का जितना भी एरिया है, उस एरिया का 30% जो ज़मीन है वो ख़त्म हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है, डिग्रेडेड लैंड हो चुकी है। झारखंड की ज़मीन हो, राजस्थान में, दिल्ली में, गुजरात में, गोवा में 50% से ज़्यादा ज़मीन ऐसी है जो ख़राब हो चुकी है। और वो स्टेट्स जहाँ पे 10% से कम ज़मीन ख़राब है वो है केरला की, असम, मिज़ोरम, हरियाणा, बिहार, यूपी, पंजाब और अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे 10% से कम ख़राब है, लेकिन ख़राब यहाँ पर भी है। एक्टिविटीज़ जैसे कि अब क्या है, जैसे कि रिज एरिया का ट्रीटमेंट होगा, ड्रेनेज लाइन ट्रीटमेंट, यानी जहाँ पे नालियाँ वगैरह बहती हैं या जहाँ पे नदियाँ वगैरह बहती हैं तो उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाएगी, मिट्टी में मॉइस्चर देखा जाएगा, नर्सरी बनाई जाएंगी जिससे कि पेड़ पौधे उगाए जा सकें, एफॉरेस्टेशन होगा, हॉर्टिकल्चर है, और पास्चर डेवलपमेंट है। यानी कि पास्चर डेवलपमेंट का मतलब ये हुआ कि मवेशियों को चरने के लिए घास वाली ज़मीन का डेवलपमेंट किया जाएगा जिससे कि वो घास चर सकें। तो ये सब कदम उठाए जाने हैं जिससे कि क्या हो सके, जिससे कि जो ज़मीन है वो डिग्रेड होने से हम बचा सकें। यूनियन गवर्नमेंट नाउ वांट्स दी स्टेट्स टू अंडरटेक दीज एक्टिविटीज़ यूजिंग मनरेगा फंड। तब केंद्र सरकार ये चाहती है कि ये सब काम करने के लिए हम क्या करें, ये सब काम करने के लिए हम मनरेगा के जो फंड हैं उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दें। विच गो टूवर्ड्स बोथ मटीरियल एंड वेज कॉम्पोनेंट, यानी कि मटीरियल के लिए भी उसका इस्तेमाल करें मनरेगा के फंड का, और सैलरी देने के लिए भी इस्तेमाल करें, पैसे देने के लिए भी इस्तेमाल करें मनरेगा के फंड का। 2019 में गवर्नमेंट ने रेज कर दिया था अपना टारगेट कि वो डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करेगा। 21 मिलियन हेक्टेयर पहले कहा गया था कि हम 21 मिलियन हेक्टेयर सही करेंगे ज़मीन, उसको बढ़ाकर 26 मिलियन हेक्टेयर कर दिया गया है 2030 तक। क्योंकि हमने UNCCD की मीट हुई थी COP14 में, गांधीनगर गुजरात में पिछले साल हुई थी। तो COP14 के अंदर UNCCD की जब मीटिंग हुई, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन की जब मीटिंग हुई, तो उसमें हमने 2030 तक का जो टारगेट था वो रख दिया था। मिनिस्ट्री हैज़ बीन मेकिंग एफर्ट्स टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स मीटिंग द इंटरनेशनल कमिटमेंट। तो सरकार जो है चाह रही है, मंत्रालय चाह रहा है कि जो हमने इंटरनेशनली यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय कमिटमेंट हमने किया है उसको हम पूरा करें। द कॉन्स्ट्रेंट्स पोज्ड ऑन इकोनॉमी, अब देखिए उससे दिक्कतें तो आएंगी, पैसा तो खर्चा होगा इसमें। बाय द पेंडेमिक रेस्ट्रिक्टेड द टारगेट ऑफ 4.95 मिलियन हेक्टेयर बाय 2025-26।
रूरल डेवलपमेंट का जो मंत्रालय है, ग्रामीण विकास मंत्रालय है, वो अब ये होप कर रहा है कि हम मनरेगा के फंड को इस्तेमाल करेंगे, विच फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 हैज़ अ बजट ऑफ रुपीज़ 73,000 करोड़ की। 2022-23 का जो बजट है वो 73,000 करोड़ का है। एज ऑफ नाउ देर इज अ सेंट्रल एलोकेशन ऑफ रुपीज़ 8,000 करोड़ फॉर डेवलपिंग 4.95 मिलियन हेक्टेयर। तो 4.95 करीब करीब 5 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन का डेवलपमेंट करने के लिए लगभग 8,134 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अब देखिए नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है, वापस इन्वायरमेंट से रिलेटेड न्यूज़ है कि इन्वायरमेंट को कैसे सही करा जाए। तो उससे रिलेटेड न्यूज़ है, कहा जा रहा है कि सेंटर ये प्लान कर रहा है कि कोयले की सप्लाई को कम किया जाए उन फायर पावर प्लांट्स में, यानी कि जो पावर प्लांट्स आग जलाने से चलते हैं, यानी कोयला जलाने से चलते हैं, जो बायोमास को भी साथ में नहीं जला रहे। कोयले के साथ बायोमास जलाना भी सरकार ने अनिवार्य कर दिया है, लेकिन अगर कोई पावर प्लांट ऐसा है जो बायोमास नहीं जला रहा है साथ में, तो वहाँ पर जो कोयले की सप्लाई है उसको कम करने की बात कही जा रही है, जिससे कि वो मजबूरन उसको बायोमास जलाना ही पड़ेगा, जिससे कि कोयले की खपत कम हो जाएगी। इंडिया हैज़ बीन सीवियरली लैगिंग इन ensuring दैट एटलीस्ट 5% ऑफ कोल यूज्ड इन थर्मल प्लांट्स आर मिक्सड विद बायोमास। तो ये कहा जा रहा है कि लगभग कम से कम 5% कोयला तो ऐसा होना चाहिए जो हम थर्मल प्लांट्स में इस्तेमाल करते हैं कि वो बायोमास के साथ मिल जाए, डिस्पाइट गाइडलाइंस मैंडेटिंग देम टू डू सो। दिस recalcitrance by power manufacturers has prompted the power ministry to consider cutting coal supply to non-compliant plants. It emerged from the proceedings of an interministerial meeting of the Environment, Agriculture and Power Ministries. फिर पावर मिनिस्ट्री का अक्टूबर 2021 में ये प्लान था, उन्होंने ये डिग्री दी थी कि जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो 5% कंप्लाइंस लाएंगे अक्टूबर 2022 तक, और वो डेडलाइन पूरी हो चुकी है। तो बायोमास की जो गोलियां हैं, बायोमास के जो पेलेट्स हैं, उनकी कैलोरीफिक वैल्यू वही होती है जो कोयले की होती है, और अगर आप कोयले के साथ उसको इस्तेमाल करते वक्त मिक्स कर देंगे तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कोयला कम खपत होगा, जो कार्बन उत्सर्जन है वो भी कम होगा। द मीटिंग टू रिव्यू प्रोग्रेस ऑफ बायोमास को फायरिंग इन थर्मल पावर प्लांट्स वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो मीटिंग हुई न्यू दिल्ली के अंदर कि भाई कैसे इसको किया जाए फॉर द कमिंग पोस्ट मानसून सीजन दैट सॉ फार्म फायर्स इन नॉर्थ इंडिया एंड वर्सनिंग एयर पोल्यूशन। जो देखता है कि जो फार्म फायर्स हैं, जंगलों में आग लग रही है, खेतों में आग लग रही है, आग लगाई जाती है, तो उस जो स्टबल है उस स्टबल से हम क्या कर सकते हैं, उस स्टबल से हम ये जो बायोमास के पेलेट्स हैं वो बना सकते हैं। बायोमास को स्टबल से बना सकते हैं जो कि किसान आखिर जलाया तैयार करते हैं, लेकिन उस स्टबल से बायोमास बना के अगर हम जलाएंगे अपने पावर प्लांट्स में तो उससे खर्चा भी कम होगा, कोयला भी कम जलेगा। नेक्स्ट आता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ की बात करें तो टोटल इस टाइम पे 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ हैं पूरे भारत में जो भारत सरकार ने इस्टेब्लिश करी हैं। 7 डिफेंस के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जिनको 1 अक्टूबर 2021 के बाद से सेटअप किया गया था। बाय सब्ज्यूमिंग द 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मॉडर्न वेपन्स, तो मॉडर्न वेपन्स बनाने के लिए, और ओवर 90,000 करोड़ का प्लान है कि ट्रांसफरिंग एसेट्स वैल्यूड इट ओवर 90,000 करोड़। फिर टडोबा टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये महाराष्ट्र में मिलेगा, और यहाँ पे नेशनल ग्लोबल टाइगर डे सेलिब्रेट किया गया 29 जुलाई को 2022 में। कुछ प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है वेट लिफ्टर मीराबाई चानू को। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था कॉमनवेल्थ गेम्स में 2022 में, जो कि कहाँ पे हुए थे, बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम में हुए थे। फिर प्रधानमंत्री ने जो वेट लिफ्टर हैं पी गुरुराज, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था कॉमनवेल्थ में। फिर संकेत सागर ने सिल्वर मेडल जीता है 55 kg कैटेगरी वेट लिफ्टिंग में। फिर आता है 0.5140, ये कहाँ पे है, ये द्रास में है, कारगिल में, लद्दाख के अंदर। इसको गन हिल के नाम से अब बुलाया जाएगा कि ये गन हिल है, एज अ बिफिटिंग ट्रिब्यूट टू द कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ गन्स एंड गनर्स इन ऑपरेशन विजय। तो जो 26 जुलाई को जो अभी हमें विजय प्राप्त हुई 1999 में कारगिल युद्ध में, जिसको ऑपरेशन विजय नाम दिया जाता है, तो जो 0.510 है उसको गन हिल के नाम से बुलाया जाएगा। टू कमेमोरेट द विक्ट्री ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेज और पे ट्रिब्यूट टू द सुप्रीम सेक्रीफाइस ऑफ द गनर्स इन ऑपरेशन विजय, 0.510 को अब गन हिल के नाम से जाना जाएगा। फिर पीएम ने कॉन्ग्रेचुलेट करा। देखिए यहाँ पे सवाल यही पूछा जाएगा कि गन हिल के नाम से किस को बुलाया जाएगा, तो 0.5140 द्रास सेक्टर में। फिर पीएम ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है वेट लिफ्टर जेरेमी लैरिनुंगा को, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है कॉमनवेल्थ में। फिर वेट लिफ्टर हैं बिंदेरानी देवी, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। एक जॉइंट एक्सरसाइज है भारत की और वियतनाम की, उसका नाम है एक्सरसाइज विनबैक्स। तो बहुत ध्यान रखिए, सवाल पूछा सकता है कि जो विनबैक्स एक्सरसाइज है ये किन 2 देशों के बीच में होती है, भारत और वियतनाम के बीच में होती है, और ये
चंडी मंदिर में स्टार्ट होने वाली थी। फिर रॉयल आर्मी है ओमान की, तो वो अल नज़ा फोर्थ के लिए भारत में आई है। तो आर्मी जो ओमान की आर्मी है और भारत की आर्मी है, उन दोनों आर्मी के बीच में कौन सी एक्सरसाइज है? अल नज़ा फोर्थ। फिर वेट लिफ्टर हैं बिंद्रानी देवी, उनको सिल्वर मेडल मिला है विमेन की 55 kg कॉमनवेल्थ में, और टोटल उन्होंने 202 किलो का वजन उठाया। विजय कुमार यादव को ब्रॉन्ज मेडल मिला है जूडो में। फिर सुशीला देवी लिकमा बम को सिल्वर मेडल मिला है विमेंस जूडो में। और इंडियन रेसलिंग कंटिजेंट को उन्होंने जीता है अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप रोम इटली में। 14 मेडल मिले हैं, 7 गोल्ड हैं जिसमें, और 5 तो महिलाओं ने ही जीते हैं। फिर एक गोल्ड है ग्रेको रोमन आफ्टर 32 ईयर्स। इंडिया की परफॉर्मेंस जो है अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप में अब तक की बेस्ट रही है, और भारत ने मेडल्स की जो टैली है उसको भी टॉप किया है। फिर प्रधानमंत्री ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है वेट लिफ्टर अचिंता शिवली को, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है किसमें? कॉमनवेल्थ गेम 2022 में। फिर आता है कि विजयदशमी जो है, जिसको दशहरा भी कहते हैं, वो सेलिब्रेट किया जाता है नवरात्रि के बाद। उसके ऊपर कुछ सवाल हैं। पहला सवाल आता है कि दशहरा पे किसका स्टैचू जलाया जाता है? तो सिंपल सी बात है, सबको पता है, रावण का स्टैचू जलाया जाता है। फिर रावण जो लंका का राजा हुआ करता था, वो एक्सपर्ट था एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में, किस में था? तो वीणा या रुद्र वीणा के जो इंस्ट्रूमेंट था उसमें एक्सपर्ट था। रामायण के अकॉर्डिंग व्हाट वाज द वेपन, कि राम ने कौन सा, भगवान राम ने, श्री राम ने कौन सा हथियार इस्तेमाल किया था, कौन सा वेपन इस्तेमाल किया था रावण को मारने के लिए? ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया था, ब्रह्मास्त्र उसको कहा जाता है। नेक्स्ट आता है रामायण, जो कि अपने आप में एक एपिक है, जो लॉर्ड राम और एक सीता के अराउंड घूमता है। तो उस प्ले को हम क्या बोलते हैं? तो वो है रामलीला, हर साल होता है। इन विच प्लेस इन इंडिया इज़ द मेगा दशहरा फेस्टिवल ऑब्जर्व्ड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर? इन धालपुर मैदान। तो धालपुर मैदान में बहुत बड़ा एक फेस्टिवल होता है ये कहाँ पे है? वेर इन मोर देन 500,000 पीपल विजिट, करीब करीब 5 लाख लोग आते हैं उसमें पूरी दुनिया से। वो है कुल्लू में, हिमाचल प्रदेश में। और लास्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा भारतीय राज्य ऐसा है जहाँ पे दशहरे फेस्टिवल में हाथियों की एक परेड की जाती है? तो वो है कर्नाटका, मैसूर में दशहरा फेस्टिवल के नाम से वहाँ पे जाना जाता है। तो इसी के साथ ये करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं गाइस। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका फीडबैक है सेशन में, तो ज़रूर बताइए। ये आपको करंट अफेयर्स कैसे लगते हैं, आपको अच्छा लगता है नहीं लगता है इनको पढ़ना, उसके बारे में ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।